हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम टेंस के सीरीज में जो हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बताया था, आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट के विषय में जानकारी लेंगे कि आपके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट पिछले वीडियो में हुआ, आज हम पास्ट इंडिफिनिट के विषय में जानकारी करेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की अगली सीरीज अगले टेंस में है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस भूतकाल का निश्चित वाक्य। भूतकाल का निश्चित वाक्य, इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए की ध्वनि निकलने वाले शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस के होते हैं। ध्यान दीजिए, पास्ट इंडिफिनिट जैसा कि पास्ट भूतकाल का अनिश्चित वाक्य है, बीता हुआ समय का वाक्य है लेकिन अनिश्चित है, इसीलिए इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए की ध्वनि निकलने वाले शब्द होते हैं। जैसे महेश खाना खाता था अथवा महेश ने खाना खाया, मैं विद्यालय जाता था अथवा मैं विद्यालय गया। इस प्रकार से ता था, ती थी, ते थे आएगा अंत में हिंदी वाक्य के, या आ, ए, ई की ध्वनि के साथ खत्म होगा वाक्य। ऐसे वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस के होते हैं। तो पहचान के बाद अब हम इसके अनुवाद करने के नियम को सीखेंगे। नियम, अनुवाद करने के नियम, हम सिर्फ नियम यहां डाल रहे हैं, आपको समझना होगा। अनुवाद करने के नियम में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, हालांकि इसे असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसा कि आपने पहचान पढ़ा कि ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ए की ध्वनि निकलने वाले शब्द होते हैं। जैसे, तो इसका एक नियम है कि प्रत्येक कर्ता सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता मतलब एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो, कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सभी का सब्जेक्ट के साथ जो है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ध्यान रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है,
सिर्फ एकवचनकर्ता के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ जाता है। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है प्रत्येक कर्ता के साथ, वो चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जैसे वह खाना खाता था। खाता था या पहचान ही के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट ही है। चूंकि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होना है, इसलिए ऐसा इसमें किसी भी प्रकार का डाउटेबल वो नहीं है कि सिंगल नंबर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा। सभी नंबर के साथ इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है अफर्मेटिव में। इस प्रकार से ईट की जगह पर एट हो जाएगा। ही एट, वह खाता था। क्या खाता था? फूड, भोजन, खाना। वह खाना खाता था। ही एट द फूड। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। मैंने फल बेचा। मैंने फल बेचा। ध्यान दीजिए, जैसा कि यदि आपने पहचान में पढ़ा, ता था ती थी ते थे हो अथवा आ ए ई की ध्वनि निकलने वाले शब्द हो, तो यहाँ बेचा आ की ध्वनि निकल रहा है। यह पहचान है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैंने यानी मैं, आई, मैं फल बेचता था ना कह करके मैंने फल बेचा, तो आई सोल्ड। सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड होता है, तो आई सोल्ड, मैंने बेचा। क्या बेचा? द फ्रूट। हमने बेचा फ्रूट। मैंने फल बेचा, आई सोल्ड द फ्रूट्स। तो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव के नियम हुए। अफर्मेटिव में जैसा कि हमने बताया कि सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अब हम दूसरे प्रकार का सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस के विषय में जानेंगे नियम। नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम नकारात्मक वाक्य के रूप में लेते हैं, पहचानते हैं, जिसमें ना करने की बात कही जाए किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में जो नियम है ट्रांसलेशन करने का, उसमें है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। प्रत्येक कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग होता है, इसके बाद हम नॉट लिखते हैं। हमेशा नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। नॉट लिखने के बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ध्यान दीजिए, जब भी जिस भी सेंटेंस में डिड लगेगा, चूंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है,
इस वजह से मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में डिड है तो समझ लीजिए वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जैसे वह खाना नहीं खाता था। वह खाना नहीं खाता था, यह पहचान नहीं खाता था, खाता था यह पहचान है कि पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं शब्द लगा हुआ है यह पहचान है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। चूंकि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ है एक ही हेल्पिंग वर्ब और एक ही सहायक क्रिया का यूज होता है, इसलिए इसमें ऐसा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का मामला नहीं है। ही डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा ईट। ही डिड नॉट, वह नहीं खाता था, क्या नहीं खाता था? खाना, द फूड। तो इस प्रकार से जब भी डिड आएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाता है नेगेटिव में, यह ध्यान देने की बात है। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, मैंने फल नहीं बेचा, मैंने फल नहीं बेचा। देखिए ये भी दूसरे प्रकार का सेंटेंस है, इसमें ता था तो नहीं है, लेकिन आ की ध्वनि निकलने वाले शब्द हैं, इसलिए यह जो है भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बना। जैसे आई, मैंने नहीं बेचा, मैंने नहीं बेचा। आई डिड नॉट सेल, मैंने नहीं बेचा, आई डिड नॉट सेल, क्या नहीं बेचा? द फ्रूट। फ्रूट्स। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि नेगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आता है, डिड के बाद सहायक हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे और इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यह ध्यान देना है बच्चों कि जब भी डिड लगेगा तो उसमें मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म आएगा, इस चीज को ध्यान देना। तो अब हम अगले सेंटेंस में आते हैं। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, या ये कहा जाए कि जिस वाक्य में क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, कितने आदि प्रश्नसूचक शब्द होते हैं वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस की तरह हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। और हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ चूंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगेगा, इसलिए सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। जैसे क्या, वह खाना खाता था। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, कितने आदि प्रश्नसूचक शब्द हैं तो प्रश्नसूचक चिन्ह जरूर लगाना है।
अन्यथा वो गलत माना जाएगा। तो क्या हुआ, खाना खाता था। खाता था यह पहचान है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या शब्द लगा हुआ है, यह पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट में इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई मामला नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले डिड आएगा। जैसा कि अभी हमने बताया, यदि क्या से वाक्य शुरू होता है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या की अंग्रेजी ना लिख करके सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया ही लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं। चूंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डिड ही ईट, क्या वह खाता था, क्या खाता था, द फूड। क्या हुआ खाता था, क्या हुआ खाना खाता था, डिड ही ईट द फूड। एक एग्जाम्पल और हमने मैंने फल बेचा, क्या मैंने फल बेचा। ध्यान दीजिएगा, यहां सब्जेक्ट ही था, वह था, यहां सब्जेक्ट आई है। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का ऐसा कोई मामला नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ एक ही सिस्टम है। अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म यूज होता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो मैंने फल बेचा, डिड आई सेल, क्या मैंने बेचा, क्या बेचा, द फ्रूट्स। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस और हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का। वह सेंटेंस जिसमें क्या, कौन, कब, कैसे, कहां आदि प्रश्नसूचक शब्द सब्जेक्ट के बाद अर्थात सेंटेंस के मध्य में होता है। जैसे तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है ट्रांसलेशन करते समय, लेकिन यही क्या यदि कर्ता के बाद या वाक्य के सेंटेंस के मध्य में हो, मिडिल में हो, तो सबसे पहले हम उस प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। यानी हम सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय यहाँ क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, इसके बाद जो क्रम होगा वह क्रम ट्रांसलेशन का होगा क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य की तरह। अर्थात व्हाट लिखने के बाद अब हम इसका अनुवाद ऐसा कर सकते हैं, क्या तुमने खाया, क्या तुमने खाया, डिड यू ईट, डिड यू ईट। तो इस प्रकार से तुमने क्या खाया इसका ट्रांसलेशन बना व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये चीज समझ में आया होगा आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में कि इंट्रोगेटिव में सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हाँ, यस या नो में जवाब दिया जाता है, जो क्या से वाक्य शुरू होता है, और एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्या या और अन्य प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में होते हैं। और जब वाक्य के मध्य में ये प्रश्नसूचक शब्द होते हैं तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। शेष नियम वही चलता है जो क्या से वाक्य शुरू होने वाले पर चलता है, अर्थात प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है तो उनकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। तो आशा करता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में
आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में जानकारी देंगे। धन्यवाद।